हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को पढ़ाया विद कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद दोस्तों इसका करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, जो नहीं बने उसको नोट करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का टाइम बहुत कम रह गया। अब आपका एक एक क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करते हुए चलिए, जो नहीं बने उसको नोट करने के बाद उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े तो दोस्तों उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट से जाकर के थ्योरी को भी देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर आपको और मजा आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जियो में जनरल, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी का दोस्तों VBI सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो चुना हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर से, उसी को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करवाने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर को आपको ईमानदार से कमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 124 शुक्राणु का निर्माण करेंगे तो हम लोगों को कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 31, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। केचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। फटाफट इसका आंसर को जो है ईमानदार से कमेंट करना है, इधर उधर किसी का भी नहीं देखना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका द्विलिंगी, ठीक है। हम लोग ज्यादा टाइम ले लेंगे। केचुआ जो प्राणी है वो कौन सा प्राणी है, द्विलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम लोग जितना भी करने वाले सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग जो नहीं बने प्लीज नोट कीजिएगा। थर्ड का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पराग, ऑप्शन सी, ठीक है। तो कौन सा भाग अगुणित है, पराग। पराग जो भाग है वो क्या है, अगुणित है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। ब्रायोफिल्म को, जलकुंभी को, अगेव को, केला को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जलकुंभी, ऑप्शन बी, ठीक है। जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा गया है, कहा जाता है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ठहरे हुए पानी में उगकर, रुककर ऑक्सीजन को खींच लेता है। जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल, धान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलकुंभी। जलकुंभी जो है वो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को जो है खींच लेता है, परख लेता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, गैमेट में युग्मन, यानी कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब ये क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक या फिर मुकुलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लैंगिक जनन, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। जी हाँ, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब ये लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मधचक्र यानी कि ओस्ट्रस साइकिल्स पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या फिर इनमें सभी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो गाय, भेड़, कुत्ता सभी में जो है मधचक्र यानी कि ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, साइकिल पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में। तो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उसमें जो निषेचन होता है वो कौन सा निषेचन होता है, किस प्रकार का निषेचन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंतरिक, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो उच्च श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शल्ककंद जिसको हम लोग बोलते हैं बल्ब का उदाहरण है। तो शल्ककंद जो है वो किसका उदाहरण है, अदरक, दूब घास या फिर प्याज या फिर आलू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्याज, ऑप्शन सी, ठीक है। तो शल्ककंद का उदाहरण है प्याज। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तनधारियों में यानी कि दूध देने वाले जो प्राणी है उसका निषेचन कहां पर होता है, अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फैलोपियन नली। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फैलोपियन नली में। तो स्तनधारियों में निषेचन कहां पर होता है, फैलोपियन नली में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, ये जो पाया जाता है कहां पर पाया जाता है, मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी में। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है वो कहां पर पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मधुमक्खी में, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो प्राकृतिक अनिषेचन जो है वो मधुमक्खी में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, बीजपत्र, बीजांडकाय या फिर भ्रूणपोष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट
राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भ्रूणपोष, ऑप्शन सी। ठीक है, तो द्वि निषेचन का जो परिणाम होता है वो भ्रूणपोष में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, बीजाणुओं द्वारा जन्म करने वाले पौधे जैसे कि मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? यानी कि जो बीजाणुओं द्वारा जन्म करने वाले पौधे होते हैं, एक एग्जांपल ले लिया है मॉर्स, फर्न ले लिया है, ये जो है कौन से समूह में पाए जाते हैं? स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स या फिर ब्रायोफाइट्स। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन सी। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर, ये परिवर्तन जो कि लार्वा को वेरक में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, लार्वा को वेरक में बदल देता है, वो परिवर्तन, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस या फिर एकांतरण या फिर कायांतरण या फिर मेटास्टेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कायांतरण, ऑप्शन सी। ठीक है, तो वो परिवर्तन जो लार्वा को वेरक में परिवर्तित कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं कायांतरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा क्वेश्चन कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि धुनपोष या भ्रूणपोष, धुनपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, N, 2N, 3N या फिर A और B दोनों। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3N। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन गलत लगे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक भी गलत लगे तो आप लोग जरूर बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये क्वेश्चन गलत है, नहीं आता आपको ये भी कमेंट कीजिए, जो नहीं बनता प्लीज उसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अभी फटाफट। ठीक है, और प्लीज जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन गलत है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्योंकि देखिए एक एक डाउट अभी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का ज्यादा दिन नहीं रह गया दोस्तों। एक एक डाउट को क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव अगर आपका एक गलत हो जाता है दोस्तों, एक मार्क्स कट जाएगा। वहीं पे सब्जेक्टिव अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति अगर एकल जनक के द्वारा होगा तब यह क्या कहलाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, मतलब कि थ्योरी में बताया भी था। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अलैंगिक जनन। ठीक है, एक मतलब कि इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं? असमंग जनक ऐसे कुछ है, मतलब एपोमिक्सिस। स्पेलिंग में इंग्लिश में बोल देता हूं, एपोमिक्सिस। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। असंग जनन या कुछ ऐसे था, असमंग जनन या फिर कुछ ऐसे था हिंदी में। ठीक है, आप लोग मीनिंग देख लीजिएगा। तो संतति की उत्पत्ति अगर एकल जनक के द्वारा होगा तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन, ऑप्शन बी। ये जो है अलैंगिक जनन में ही होता है एकल, क्योंकि लैंगिक जनन में मादा और नर होता है, अलैंगिक जनन सिर्फ एक से होता है, तो वो है दोस्तों आपका एपोमिक्सिस। ठीक है, तो उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा तो ये क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका या फिर एंटीपोडल्स या फिर द्वितीयक केंद्र। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्वितीयक केंद्र। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ रहा होगा, प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए इनमें से कौन नर युग्मक जो कि संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। ये जो है नर युग्मक के संयोजन कर, नर युग्मक से संयोजन कर, इसके साथ संयोजन कर क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में यानी कि बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्तनधारी के शुक्राणु के बीच में, बीच वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सीनी पर। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? आर्नोथोफिली या फिर एंटोमोफिली या फिर क्रिप्टेरोफिली या फिर हाइड्रोफिली। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्रिप्टेरोफिली। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चमगादड़ द्वारा परागण जो कहलाता है वो कहलाता है क्रिप्टेरोफिली। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टेरोफिली। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज में युग्मनज से, बीज से युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। ये जो जनक समान जीव है, जनक समान जीव वो कहां पर मतलब कि कहां से प्राप्त हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विखंडन से, ऑप्शन डी। जी हां, विखंडन से राइट आंसर होगा। तो जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है विखंडन से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। मैंने आपको बताया भी था, बाइनरी के बारे में बताया था, बाइनरी के बारे में उसका एग्जांपल भी आपको दिया था। ठीक है, तो बताएंगे द्विखंडन जो है वो किसमें पाया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा तथा पैरामीशियम में, यानी कि ऑप्शन डी।
अभिभाव में भी और परामिश्र में भी द्विखंडन पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा ऑलरेडी, थ्योरी में बता रखा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा जनन जो है वो किस में होता है, यीस्ट में, म्यूकर में, पाइन्स में या फिर फर्न में। तो दोस्तों 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा यीस्ट में। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, यीस्ट में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बडिंग जो है वो किस में होता है, यीस्ट में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, पेनिसिलियम में या फिर स्पाइरोगाइरा में या फिर कारा में या फिर फर्न में। ये जो कोनिडिया का निर्माण है वो किस में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा पेनिसिलियम। ठीक है, तो कोनिडिया का निर्माण किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पुनर्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है, स्पंजों में, स्पाइरोगाइरा में, पेनिसिलियम में, कारा में। ये जो पुनर्भवन है ये इसकी क्रिया जो है किस में होती है, निम्न में से किस में होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा स्पंजों में। ठीक है, तो पुनर्भवन की जो क्रिया है निम्नलिखित में से स्पंजों में होती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जलकुंभी जो कि बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, 8 माह, 5 माह, 6 माह, 12 माह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलकुंभी यहाँ पर पूछ रहा है कि जलकुंभी जो है 65,000 से अधिक पौधा कौन से माह में, कौन से महीने में उत्पन्न कर देता है, उत्पादित कर देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 8 माह। क्या हो जाएगा, 8 मंथ, यानी कि 8 मंथ के अंदर 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर देता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बता रहा है कि कौन जो है अपने जीवन में, पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पुष्प पैदा करता, सिर्फ एक ही बार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा बांस, बैम्बू। क्या हो जाएगा, बैम्बू। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बांस। तो इनमें से जो केवल एक बार, यानी कि बांस जो है वो सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुस्राव चक्र जो है वो किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में, मनुष्य में भी, बंदर में भी, चिंपैंजी में। डायरेक्ट आपको डी नहीं लगा देना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही डी लगाना है। तो ऋतुस्राव चक्र जो है वो इनमें से सभी में होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, स्पंज, टेपवर्म या फिर जोक या फिर इनमें सभी। तो द्विलिंगी प्राणियों के जो उदाहरण है वो कौन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी में, स्पंज में भी, टेपवर्म में भी या फिर जोक, मतलब कि तीनों में। ठीक है, तो द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण ये तीनों है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य के युग्मकों यानी कि गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 21, 23 गुणसूत्र, क्रोमोसोम, या फिर 24, 44 या फिर 46। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्लास में भी आप लोग पढ़े। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 46। ठीक है, तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इनमें कौन अंडपरजक, जिसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस प्राणी है, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अंडपरजक प्राणी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी, क्योंकि मुर्गी है ही, सांप भी अंडा देता है। अब हम लोग मगरमच्छ के बारे में नहीं जानते, तो ये दोनों, तो इसका मतलब इनमें सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको मगरमच्छ के बारे में नहीं पता है, लेकिन मगरमच्छ भी जो है अंडपरजक प्राणी है, अंडपरजक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, अनिषेक निषेचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन, इनमें से कोई नहीं। तो जब निषेचन जो है जीव के शरीर के बाहर होगा तो उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनिषेक जनन। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसको लगाएंगे यहाँ पर, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो लगाएंगे बाह्य जनन, नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 31 का। बहुत ही अच्छी बात है, इसका आंसर को गलत नहीं करना, नोट जरूर कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है, मुकुलन, लेयरिंग, बोना, दाब लगाना। यहाँ पर अलैंगिक है, हम लोग पढ़े थे, मुकुलन तो भाई वो है ही, लेयरिंग है ही, बोना, अब दाब लगाना, ये दो चीज है। तो देखिए 32 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोना, क्योंकि हम लोग पढ़े थे दोस्तों थ्योरी में, पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़े थे कि मुकुलन हो गया और एक लेयरिंग होगा। लेयरिंग में क्या क्या होता था दोस्तों, मैंने आपको बताया था। लेयरिंग में दो प्रकार का लेयरिंग होता है, एक होता है जमीन से, एक होता है जमीन से, यानी कि कोई पेड़ ले लिया, जैसे ये कोई पेड़ है, ये क्या है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, पेड़ का कोई सॉफ्ट वाला यानी कि मुलायम डाल दिया, उसको झुकाया, झुका करके कुछ यू शेप आकार के जैसा बना दिया, यानी कि यू आकार के जैसा बना दिया। फिर इसको यहाँ पर मिट्टी से ढक दिया। जब इसको मिट्टी से ढक देता है तो यहाँ पर क्या हो जाता, जड़ निकल जाता और यहाँ पर पौधा हो जाता। फिर बाद में क्या करता था, इसको यहाँ से अलग कर देता था और एक अलग पौधा बन गया, एक अलग पौधा बन गया। और एक होता था क्या, हवा में, यानी कि कोई
कोई जो है डाल को, कोई यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है और इस डाल को जो हवा में ही थोड़ा सा काट दिया चारों तरफ, यहाँ पर पन्नी चारों तरफ लपेट दिया, फिर इसके द्वारा जो है यहाँ पर जड़ निकल जाता था, फिर इसको यहाँ पर काट करके फिर इसको अलग कर दिया जाता था। हम लोगों ने थ्योरी में यानी कि जहाँ पर आपका चैप्टर को पढ़ाए हैं दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो लेरिंग जो है वो अलैंगिक प्रजनन की है, जहाँ पर दो प्रकार की थी, एक सोयल वाला और एक हवा वाला, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई कौन नहीं है, ठीक है, नहीं है तो मुकुलन भी नहीं होगा, लेयरिंग भी नहीं होगा, क्योंकि मुकुलन में हम लोग देखे थे कैसे कैसे करके काट करके बनाया जाता है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। तो इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोना। तो कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है, बोना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो युग्मक जो है, युग्मक वो स्थानांतरण हो सकता है, जगह को चेंज कर सकता है, किसके द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के द्वारा, जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी। तो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है इनमें से सभी के द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सजीव पर्यक नहीं है, मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताएंगे कौन सजीव पर्यक नहीं है, फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुर्गी। ये जो है सजीव पर्यक नहीं, सॉरी, निम्न में से कौन सजीव पर्यक नहीं है, नहीं है यहाँ पर दिया है ना, सॉरी। 34 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए मुर्गी भी है, गाय भी है, बकरी भी है, मनुष्य भी है। अब मनुष्य जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो अंडा वगैरह कुछ नहीं देता, डायरेक्ट जो है जन्म होता है, इसके यहाँ भी अंडा नहीं होती, यहाँ भी अंडा नहीं होती है, मुर्गी जो है अंडा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सजीव पर्यक नहीं है, यानी कि ये सजीव पर्यक नहीं होगा ना, क्योंकि ये पहले अंडा देता है, वो निर्जीव होता है, फिर अंडा के बाद जो है उसका जनन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, मुर्गी। ये जो है सजीव पर्यक नहीं है, आपको इसी तरीके से आंसर देना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नों में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, मेंढक। ठीक है, किसमें बाह्य निषेचन होता है, मेंढक में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, शैवाल, बरायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें सभी का। तो बताएंगे जल माध्यम से जो निषेचन है वो किसमें होता है, निम्न में से। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी में, यानी कि शैवाल का भी, बरायोफाइट्स का भी, टेरिडोफाइट्स का भी जो मतलब कि निषेचन होता है वो जल माध्यम से होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो बताएंगे उभयलिंगी पादप नहीं है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पपीता, ऑप्शन ए। ठीक है, पपीता जो है वो उभयलिंगी पादप नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अगैप में वर्षी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, या फिर शकर द्वारा, या फिर स्टोलन द्वारा, या फिर राइजोम द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा बुलबिल द्वारा। ठीक है, अगैप में वर्षी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, जोक, केचुआ, फीताकृमि, घरेलू मक्खी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। ठीक है, ये जो है आपका दोस्तों जंतु उभयलिंगी नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी वो जो है जंतु उभयलिंगी नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, मतलब कि क्वेश्चन, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो, इन विवो, या फिर ए और बी दोनों। देखिए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा इन विट्रो। क्या हो जाएगा, इन विट्रो, बिल्कुल। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक बाह्य निषेचन, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको देख लीजिए एक बार। देखिए जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज बहुत बच्चे गलत बनाते हैं, आपको सही से ध्यान देना। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर 1 का दोस्तों जीवों में जनन का जो है विवेक ऑब्जेक्टिव जो 40 ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको करवाया, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस चैप्टर से इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी को देख लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने पूरा थ्योरी को पढ़ाया, कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को किया, उसके बाद आप दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, थ्योरी नहीं देखें उसको भी देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सच में दोस्तों अगर आपको लगा है कि नहीं कुछ हो रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और एक छोटी सी बात, एक हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, अपने साथियों को जोड़िए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक लाइक दोस्तों हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, आप लोग ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।